So hello everyone, welcome to our channel. In this video we are discuss about human rights a historical perspective. आज हम human rights का historical perspective discuss करने जा रहे हैं. So let's get started. तो हम आज human rights का historical perspective discuss करेंगे. इसमें हम अलग अलग स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्या क्या इसमें स्टेजेस थी, क्या क्या था. तो ह्यूमन राइट्स का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. तो अगर हम बात करें कि इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है. मतलब कि इस हिस्टोरिकल कंसेप्ट को हम ट्रेस्ड बैक टू द एशियन टाइम्स कह सकते हैं. यहाँ पे दिया गया है कि द कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल राइट्स इज़ वेरी ओल्ड एंड कुड बी ट्रेस्ड बैक टू द एशियन टाइम्स. कि हम इसे पुराना कंसेप्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये एशियन टाइम से चलता आ रहा है. मीन्स कि ये पुराने ज़माने में भी इस ह्यूमन राइट्स की बात होती थी. तो ये जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी हमें अलग अलग स्टेजेस मिली हैं. अलग अलग स्टेजेस को लैंडमार्क किया गया है, हाईलाइटेड किया गया है ह्यूमन राइट्स की स्टेजेस को. तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है ह्यूमन राइट्स के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की जो फर्स्ट स्टेज है वो है मैग्ना कार्टा ऑफ 1215. इसमें हम देखेंगे जो मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 था, इसमें क्या था वो हम डिस्कस करेंगे. द मैग्ना कार्टा इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एंड बेसिक चार्टर ऑफ लिबर्टी. ये क्या था मैग्ना कार्टा ऑफ 1215? ये फर्स्ट चार्टर था लिबर्टी का, कि पहला ऐसा चार्टर लाया गया दुनिया में लिबर्टी का जिसमें हम लिबर्टी की बात करते हैं. ठीक है, ये जो चार्टर था ये हर इंडिविजुअल की बात करता था कि हर इंडिविजुअल के पास लिबर्टी है, लिबर्टी होनी चाहिए. इस चार्टर की जो मेन थीम थी वो क्या थी? इस चार्टर की जो मेन थीम थी वॉज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री रूल्स एंड एक्ट्स ऑफ द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड. इस चार्टर की जो मेन थीम थी वो क्या थी? वो थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री रूल एंड एक्ट्स ऑफ द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड. मीन्स कि जो किंग जॉन के आर्बिट्री रूल्स थे, मतलब जो तानाशाही वाला रूल था उसका, या डिस्क्रिमिनेशन करता था वो लोगों के ऊपर. तो ये जो आर्बिट्री रूल्स थे किंग जॉन के उसके लिए ये मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 लाया गया. और जो बेसिक सिविल एंड लीगल राइट्स थे जो सिटीजन्स के, वो इस मैग्ना कार्टा के थ्रू लोगों को दिए गए. ठीक है, तो इसमें यही है कि जो बेसिक सिविल एंड लीगल राइट्स थे सिटीजन्स के, वो इस मतलब कि इस स्टेज के थ्रू लोगों को दिए गए, इस चार्टर के थ्रू लोगों को दिए गए. कि जो किंग जॉन था वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता था लोगों के ऊपर. वो बहुत ज़्यादा, उसके जो आर्बिट्री रूल्स थे वो इतने सख्त थे कि लोग कुछ बोल नहीं पाते थे. तो ये जो मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 था ये इसीलिए लाया गया था कि लोगों को जो है लिबर्टी मिल सके. हमारी जो सेकंड स्टेज है वो है द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689. तो इस इंग्लिश बिल की हम बात करेंगे. तो इस इंग्लिश बिल में क्या था? द नेक्स्ट लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज इन द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 16th of December 1689. By this bill, the British Parliament established its supremacy over the crown and it was declared that the crown has no overriding powers. तो इस बिल में क्या था? तो फिर एक ये जो इंग्लिश बिल था 1689 में जो इसे लाया गया था, तो इस बिल में क्या था? 1689 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इस बिल को इनेक्ट किया गया, मीन्स कि पास किया गया. पार्लियामेंट ने जो है सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी क्राउन के ऊपर. क्राउन क्या होता है? क्राउन रूल वो होता है जहाँ मतलब कि किंग एंड क्वीन का जो रूल होता है उसे ही हम क्राउन रूल बोलते हैं. तो अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ठीक है, उसने क्या किया? उसने सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी क्राउन के ऊपर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो अब पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है क्राउन रूल से. मतलब कि जो है अब जो क्राउन रूल है इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है इतनी जितनी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की है.
ठीक है। इस जो इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689 का मकसद ही यही था कि क्राउन रूल को के पास इतनी सुप्रीमेसी नहीं रही थी। पार्लियामेंट जो था अब सुप्रीम था एज कंपेयर टू क्राउन रूल, ठीक है, इसलिए इस बिल को लाया गया था। तो ये था हमारा सेकंड बिल, द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689। इस बिल का यही मकसद था कि इस बिल को लाने का यही एकमात्र मकसद था कि जो क्राउन रूल था उसके ऊपर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा दिए थे कि अब मतलब कि जो भी वो अपने फैसले करेगा उसके फैसले इतने मतलब कि इतने महत्व उसका नहीं होगा जितना पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी उसका होगा। मतलब कि उसे भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को पूछकर ही चलना पड़ेगा, आप ऐसा मान सकते हो। तो उसके बाद हम बात करेंगे, ये था हमारा सेकंड, द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे, दैट इज़ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 सॉरी। तो ये जो बिल था, अगर हम इस बिल की बात करें तो इस बिल में क्या था, द ब्रिटिश एम्पायर वॉज इंजॉइंग पैरामाउंटेंसी over half of the world, and the first colonies which revolted against the British imperial system were 13 states of America. These 13 states declared their independence on 4th of July 1776. The colonies criticized the British tyrannical rule and their disrespect for the natural rights of the people. तो क्या हुआ इस बिल के थ्रू, इस बिल में क्या हुआ, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1776 में क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि जो 13 स्टेट थी, ठीक है, 13 स्टेट जो हैं वो 4 जुलाई 1776 को डिक्लेयर करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 13 स्टेट थी उसने अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित कर दी। क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी स्टेट्स को कॉलोनीज़, बहुत सारी जो स्टेट्स थी, स्टेट्स को, कंट्रीज़ को, बहुत सारी स्टेट्स को या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बनाया हुआ था ब्रिटिशर्स ने। तो जो अमेरिका को भी उसने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। तो अमेरिका ने क्या किया कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ऊपर रिवॉल्ट किया, ठीक है, ब्रिटिश के ऊपर उन्होंने रिवॉल्ट किया ताकि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, लिबर्टी को लाया जा सके, हैप्पीनेस को परस्यू किया जा सके। तो रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के ऊपर, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। और जो 13 स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी उन्होंने रिवॉल्ट किया और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, ठीक है। तो इस स्टेज में भी हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स को पहचाना गया इस स्टेज में भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये था हमारा थर्ड स्टेज, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1776 में इसे लाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ स्टेज की, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज हमारे पास क्या है, फोर्थ स्टेज में अगर हम देखें तो फोर्थ स्टेज में द यूएस बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1791। इस बिल में क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वॉज इनएक्टेड ऑन 17th of September 1787. The most glaring flaw of the original constitution was the omission of the Bill of Rights dealing with private rights and personal liberties. तो इस बिल में क्या होता है, द यूएस बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1791 आता है। इसमें क्या होता है, इसमें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है, मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया जाता है 17th of September। सो हम बात कर रहे थे द यूएस बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1791। तो इसमें क्या होता है कि यूएस बिल आता है 1971 में। इसमें क्या होता है कि इसमें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है, मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया जाता है 17th of September 1787 में। क्या होता है कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है 17th of September 1789 में। उस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाता है, मीन्स कि उसको इनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि द मोस्ट ग्लैरिंग फ्लॉ ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द ओमिशन ऑफ ए बिल ऑफ राइट्स डीलिंग विद प्राइवेट राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टीज़। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, रिलीजियस फ्रीडम्स एंड द ऑब्लिगेशन
जो हैं वो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं कि कुछ जो राइट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया इस बिल के थ्रू। बहुत सारे जो राइट्स थे जो लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, इस बिल के थ्रू उसे रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, मींस की मीडिया की जो फ्रीडम है उसकी बात की गई, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई, एंड द ऑब्लिगेशन दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द लिबर्टी एक्सपेक्ट बाय द एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ द लैंड एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, इसमें मीडिया की जो फ्रीडम है, मीडिया की जो फ्रीडम है उसकी बात की गई, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई। हर व्यक्ति के पास रिलीजियस के बेसिस पर फ्रीडम होनी चाहिए उसकी बात की गई। ठीक है, तो कहाँ पर इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस, रिलीजियस फ्रीडम एंड द ऑब्लिगेशन दैट नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एक्सपेक्टेड बाय द एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ द लैंड एट्सेट्रा। तो यही था इसमें कि रिलीजियस के बेसिस पर फ्रीडम होनी चाहिए उसकी बात की गई। तो हम देखते हैं कि जो बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1791 है, इसने बहुत डेवलपमेंट की है ह्यूमन राइट्स की। ठीक है, आई होप आपको ये 4 स्टेजेस समझ आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम 5th स्टेज की बात करेंगे। 5th स्टेज में क्या होता है, 5th स्टेज है हमारी द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ 1789। इसमें क्या होता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एंड द सब्सीक्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन ऑफ 1789 strengthened the institution of rights and assured the dignity of man. The National Assembly of France proclaimed the rights of man and of the citizens on 4th of August 1789। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हमको पता लगता है कि जो एक फ्रांस क्या होता था कि एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। सबसे पहले आप ये समझिए, जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका पूरा का पूरा रेवोल्यूशन ही इसलिए हुआ था कि कुछ जो उस रेवोल्यूशन के जो कुछ मेन प्रिंसिपल थे, जैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, तो कुछ उस पूरे रेवोल्यूशन का निचोड़ था कि इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के पास इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इसलिए उस जो पूरा जो उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1789 में हुआ था कि जो इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था कब, 1789 में। ठीक है, 1787 में, और ये जो द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ ये हुआ था 1789 में। ठीक है, तो जिसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ कि इसमें मैन के राइट्स को प्रोक्लेम किया गया और सिटीज़न के जो राइट्स थे वहाँ पर उन्हें प्रोक्लेम किया गया। कब 1789 में वहाँ पर एक असेंबली हुई जिसमें जो है वो मैन के राइट्स और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोक्लेम किया गया इस फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ 1789 में। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि जो मैन है वो ट्रू हैप्पीनेस कब पाता है, जब इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होगी तो इंडिविजुअल ट्रू हैप्पीनेस के साथ अटेन कर पाएगा। ये जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ 1789 था, ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन ही किसके लिए किया गया था, ये जो पूरा का पूरा डिक्लेरेशन था ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के ऊपर बेस था। मतलब ये पूरा का पूरा जो फ्रेंच डिक्लेरेशन हुआ था ये इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर इस फ्रेंच डिक्लेरेशन को लाया गया था 1789 में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 6th वन इज दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स ऑफ मैन ऑफ 1929। इसमें क्या था, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स ऑफ मैन इन 1929। अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन द बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ फ्रांस एंड US were in reality meant not only for the citizen of these states but also for all men all over the world।
इस डिक्लेरेशन में क्या हुआ, जो 1929 में, इसमें क्या हुआ, जो इंसान थे, जो हम इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल के राइट्स का इंटरनेशनल डिक्लेरेशन किया गया। इस इंटरनेशनल राइट्स ऑफ मैन ऑफ 1929 में क्या हुआ, इंडिविजुअल्स के राइट्स का इंटरनेशनल डिक्लेरेशन किया गया। इसमें ये कहा गया कि जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं अमेरिका के, जो बिल्स ऑफ राइट्स हैं उसके फ्रांस के, ठीक है, तो ये राइट्स सिर्फ अमेरिका एंड फ्रांस के लोगों के लिए नहीं हैं, ये जो राइट्स हैं ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ये बात की गई। इस पूरे के पूरे डिक्लेरेशन का मतलब ही यही था कि जो फ्रांस और यूएस हैं, ये जो इंटरनेशनल, ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, ये सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया के लोगों के लिए है, ठीक है। इस डिक्लेरेशन का यही मतलब था। उसके बाद हम बात करेंगे 7th डिक्लेरेशन, दैट इज़ द यूएन चार्टर, सॉरी ये चार्टर था, द यूएन चार्टर ऑफ 1945। तो इस चार्टर में हम किसकी बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे इस चार्टर में क्या हुआ था कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था, जो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन था, सॉरी, इसके अंदर पहली बार ह्यूमन राइट्स की टर्म को यूज़ किया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो यूएन चार्टर था 1945 में इसको लाया गया था। इसमें ये एक यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन था, यूनाइटेड नेशन का। इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट्स की बात, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो टर्म थी ह्यूमन राइट्स की, उसे यूज़ किया गया था। नहीं तो हमने पहले देखे, हमने बहुत सारे कंट्रीज़ को देखा, हमने बहुत सारे देशों को देखा ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए, बट वो क्लियरली ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहे थे। वो किसकी बात कर रहे थे, वो सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहे थे, वो सिर्फ अपने लोगों के राइट्स की बात कर रहे थे। तो जो क्लियर तरीके से यूएन चार्टर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स को पहली बार क्लियर तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, और वो इसी चार्टर के अंदर 1945 में डिफ़ाइन किया गया है। और साथ में लोगों की फ्रीडम को भी इस चार्टर में रिकॉग्नाइज़ किया गया है। पूरी दुनिया के लोगों की फ्रीडम को भी इसमें रिकॉग्नाइज़ किया गया है। उसके बाद इसमें यूडीएचआर जैसे, मतलब कि 1 सेकेंड, इसमें जो ये यूडीएचआर का कंसेप्ट है, सॉरी, ये जो यूडीएचआर है, ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर वाज अडॉप्टेड बाय यूएनजीए ऑन 10 दिसंबर 1948। इसमें क्या होता है, ये जो यूडीएचआर है, इसके अंदर, इसे हम यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। इसे अडॉप्ट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन इसे अडॉप्ट करता है 1948 में। बट इसमें 30 आर्टिकल्स आते हैं। इसमें सॉरी 1 सेकेंड, इसमें क्या आता है, इसमें 30 आर्टिकल्स एंड ए प्रीएम्बल एंड कवर्स सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या होता है, इसमें 30 आर्टिकल्स आते हैं और एक प्रीएम्बल आता है। बट ये जो यूडीएचआर है, ये कोई एक लीगली डॉक्यूमेंट नहीं था उस टाइम पे, जब ये जो है, कौन सा वाला था, ये जो 7th वाला चार्टर था, इसमें ये जो यूडीएचआर को अडॉप्ट किया गया था, इसमें क्लियर तरीके से जो है लीगली डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया था यूडीएचआर को, जिसकी डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट वन इज़, दैट इज़ 8th इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, द यूडीएचआर ऑफ 1948 वॉज नॉट ए लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, हैंस इट लैक्ड लीगल एंड कंपल्सरी इन्फोर्समेंट। दिस फ्लॉ वॉज ट्राइड टू बी रिमूव्ड एंड द यूएनजीए अडॉप्टेड 2 कॉन्वेंट्स इन 1966 विच वर इम्प्लीमेंटेड इन 1976। इसमें क्या होता है, इसमें जो है 2 कॉन्वेंट्स लाई जाती हैं, 2 कॉन्वेंट्स यहाँ पे उभर कर आती हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। क्यों आई ये कॉन्वेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कई सारी फ्लॉ थी।
फ्लॉ मतलब कि इसमें कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसे कि जो यूडीएचआर है वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं था। तो यूडीएचआर में जो कमियां थी उसमें उसको हटाने की कोशिश की गई इसमें, ठीक है। और जो कॉन्वेंट्स को लाया गया, जो 2 कॉन्वेंट्स को अडॉप्ट किया गया 1966 में, 1966 में 2 कॉन्वेंट्स को सिर्फ अडॉप्ट किया गया। यहाँ पे लिखा है यूएनजी अडॉप्टेड 2 कॉन्वेंट्स इन 1966। इसे 1966 में इन दोनों कॉन्वेंट्स को अडॉप्ट किया गया, बट इन्हें इम्प्लीमेंट 1976 में किया गया, ठीक है। और वो 2 कॉन्वेंट कौन कौन सी थी? वो 2 कॉन्वेंट थी, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद these 2 international conventions along with UDHR and the optional protocol together constitute the International Bill of Human Rights and is also regarded as the Magna Carta of Human Rights in the contemporary times. इसमें क्या होता है, इन दोनों कॉन्वेंट्स और यूडीएचआर को मिला के हमने एक इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया, और इस इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम कंटेम्पोरेरी मीन्स आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, आज के टाइम पे इसे मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंटेम्पोरेरी टाइम्स। आज के टाइम पे हम इसे जो ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको हम आज के टाइम पे मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स बोल देते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन राइट्स का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको ये 7-8 के 8 स्टेजेस समझ आए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको करती हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।